सन 1921 की बात है। बनारस में असहयोग आंदोलन के समय 14-15 वर्ष के एक बालक को उसकी धृष्टता और नारेबाजी के लिए गिरफ्तार किया गया। वह बालक मजिस्ट्रेट के सामने डट कर खड़ा था। मजिस्ट्रेट ने डांटा, अभी हाथ भर का तो है नहीं, चला है आंदोलन करने, भाग जा। बालक ने मजिस्ट्रेट की आंखों में आंखें डालकर देखा। मजिस्ट्रेट का पारा चढ़ गया। बालक को 15 बेंतों की सजा सुनाई गई। उसके कपड़े उतरवा लिए गए। नंगे बदन पर पानी में डूबी भारी बेंतें पड़ने लगीं। पहली चोट पर ही शरीर से खून उछल आया। बालक हर चोट पर वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय पुकारता रहा। निढाल और रक्त से लथपथ पड़े उस बालक की वीरता की कहानी वाराणसी में आग की तरह फैली। यह वही बालक था जिसने मजिस्ट्रेट के सामने अपना नाम आज़ाद बताया था। 15 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आज़ाद देशभक्त लोगों के आदर्श हो गए। वाराणसी में पुरुषोत्तम दास टंडन की अगुवाई में निर्भीक चंद्रशेखर को फूलों से लाद दिया गया। बेंत की मार से चंद्रशेखर के शरीर पर घाव बन गए। वे घाव देह से अधिक हृदय को कष्ट देने लगे। आजाद का बालमन विद्रोह और प्रतिशोध में धधक उठा। एक अग्नि उनके भीतर सुलगती रही। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि अब जीते जी कोई भी अंग्रेज सिपाही उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। आजाद ने अपने पुरुषार्थ से प्रतिज्ञा पूरी की। जीते जी कोई पुलिस वाला उन्हें छू तक न सका। भाग जा कहने वाले मजिस्ट्रेट की पूरी फौज 7-8 वर्षों तक आजाद के पीछे भागती रही और वह उन्हें हवा की तरह छू छू कर गुजरते रहे। अकादमिक जगत के कथित बड़े लोगों और इतिहासकारों ने चंद्रशेखर आजाद के विराट व्यक्तित्व के साथ कभी न्याय नहीं किया। धोती और जनेऊधारी आजाद अपनी मूछों पर ताव देते हुए उन्हें बलिष्ठ बंदूक पिस्तौल वाले लड़ाका लगते रहे, लेकिन उनके इस बाहरी आवरण के पीछे एक महान देशभक्त, प्रेम करुणा से भरा मनुष्य, अदम्य शूर योद्धा, ठेठ भारतीय और बेजोड़ सेनापति था, जो 7-8 वर्षों तक मृत्यु से आंख मिचौली खेलता रहा। अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर अड़ा रहा, खम ठोंक कर उन्हें ललकारता रहा। आजाद ने दर्जनों बार पुलिस को आश्चर्यजनक रूप से चकमा दिया। वह कहते थे कि किसी भी शहर की हवा मुझे संकेत करने लगती है, तब मैं उस शहर को छोड़ देता हूं। अंतः प्रज्ञा से चालित उनका मन बहुत कुछ कहता था। लगभग सभी साथी क्रांतिकारियों का कहना था कि उनके चेहरे पर चेचक के दाग थे, लेकिन आंखें असाधारण रूप से चमकदार और तेज थीं। आजाद एक विकट दरिद्र घर में जन्मे थे। पिता सीताराम तिवारी झाबुआ जिले के एक देहात भाबरा में बागों की रखवाली करते थे। घर में 2 वक्त का भोजन भी कठिनाई से पूरा पड़ता। कठोर अनुशासन में पले बढ़े आजाद 10 वर्ष की आयु में पिता की फटकार और मार खाकर घर से भाग खड़े हुए। मुंबई की खाक छानने और मजूरी करने के बाद भटकते हुए वाराणसी पहुंचे। वहां कुछ समय तक संस्कृत का अध्ययन किया। वाराणसी में ही स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े 17-18 वर्ष की आयु में उनका जोश और पागलपन देखकर अमर बलिदानी राम प्रसाद बिस्मिल उन्हें पारा या क्विक सिल्वर कहा करते थे। तब बड़े क्रांतिकारियों का मानना था कि पुलिस की धरपकड़ होने पर आजाद सबसे पहले धरे जाएंगे, लेकिन आजाद ने सबको गलत सिद्ध कर दिया। काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद बड़े क्रांतिकारी पकड़े गए। बिस्मिल, लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला को फांसी हुई, अन्य को जेल। आजाद बचकर निकल गए। यहां से उनकी नई यात्रा का आरंभ हुआ। कम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी में अत्यंत कमजोर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सर्वे सर्वा थे। संगठन का कोई भी पर्चा या पत्र आजाद की सहमति के बिना सार्वजनिक नहीं किया जाता था। भगवती चरण वोहरा, भगत सिंह, भगवान दास माहौर, सदाशिव मलकापुरकर, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी उनके अनन्य साथी रहे। समय के साथ ये सभी देश के लिए न्योछावर हो गए या पकड़े गए।
आजाद को कोई पुलिस वाला कभी छू न सका। वे कभी हरिशंकर ब्रह्मचारी तो कभी नौकर और मैकेनिक बनकर उन्हें छकाते रहे। उन दिनों में आजाद को पुलिस पागलों की तरह खोज रही थी। आजाद को आमतौर पर कठोर हृदय का मनुष्य घोषित कर दिया गया, लेकिन साथी क्रांतिकारियों ने उन्हें याद करते हुए प्रेम, दया और करुणा से भरा हुआ मनुष्य कहा था, जिसके लिए देश की स्वतंत्रता का उद्देश्य सर्वोपरि था। वे अपने गरीब बूढ़े माता पिता के प्रति प्रेम से भरे हुए थे, किंतु पार्टी फंड से 5 कौड़ी भी घर भेजना उन्हें स्वीकार नहीं था। अकेले में अपने मित्र विश्वनाथ वैशंपायन से कहते कि जब मैं न रहूं तब मेरे घर जाना बच्चन। आजाद की मां उनके वियोग में रो रो कर अपनी एक आंख गंवा बैठी। एक हाथ की मध्यमा और अनामिका अंगुली बांधकर पुत्र की प्रतीक्षा करती रही। पुत्र एक बार घर आया था, तब मां पिता के साथ कुछ समय बिताकर आजाद अपने कर्म क्षेत्र में लौट आए थे। तब वृद्धा नहीं जानती थी कि इस बार चंदू लौट कर आने के लिए नहीं गया है। 1929-30 तक आजाद के सभी क्रांतिकारी साथी पकड़े जा चुके थे। भगत सिंह की सजा ने उन्हें विकल कर दिया था। वे उन्हें जेल से छुड़ाना चाहते थे। योजना बन चुकी थी, लेकिन भगत सिंह ने ही अस्वीकार कर दिया। आजाद टूट गए। बम बनाते हुए विस्फोट में भगवती चरण वोहरा की मृत्यु ने उन्हें पहले ही बहुत आघात दिया था, किंतु आजाद एक अपराजेय योद्धा थे। भगवान दास माहौर ने कहा था कि उन्होंने आजाद की आंखों में केवल 3 बार आंसू देखे थे। पहली बार तब जब भगवती चरण वोहरा की बम विस्फोट में मृत्यु हुई, दूसरी बार तब जब भगत सिंह को सजा की घोषणा हुई, और तीसरी बार तब जब उनके अधिकांश साथी पकड़े जा चुके थे। वे देख रहे थे कि अकेले पड़ रहे हैं, परंतु हारना उन्होंने नहीं सीखा था। उनके पास बर्मा जाकर रहने और शक्ति संगठित करने के कई अवसर आए, पर आजाद को देश छोड़ना स्वीकार नहीं था। वे झांसी, आगरा, ग्वालियर, कानपुर, प्रयाग जैसे शहरों में छुपते रहे। एक बार भगत सिंह ने उनके मोटे तगड़े शरीर पर हंसकर व्यंग्य किया था कि पंडित जी, आपके लिए 2 रस्सों की जरूरत होगी, एक आपकी गर्दन के लिए और दूसरा आपके भारी भरकम पेट के लिए। आजाद ने कहा था कि यह रस्सा फस्सा तुम लोगों के लिए है, मेरे पास यह बमतुल बुखारा है, यानी उनकी पिस्तौल। 15 गोलियां पुलिस पर दागूंगा और 16वीं से अपनी कनपट्टी उड़ा लूंगा। आजाद ने अपना वचन निभाया था। आजाद और साथी कई बार धन संग्रह के लिए डाके डालते थे, लेकिन कई ऐसे मौके भी आए जब डाका डालने गए आजाद ने सामान्य जनों के जान माल की हानि की आशंका से मिशन टाल दिया। धन के अभाव में भोजन तक के लाले पड़ जाते थे, परंतु हर अभियान पर जाते हुए आम जनों की हानि का गंभीर आकलन किया जाता था। चंद्रशेखर आजाद जब लाला लाजपत राय के हत्यारे सैंडर्स को गोली मार कर भाग रहे भगत सिंह की सुरक्षा दीवार बनकर खड़े थे, तब उन्होंने भगत सिंह का पीछा कर रहे पुलिस वाले चानन सिंह को धमका कर भगाने की कोशिश की थी। वे उसे गोली नहीं मारना चाहते थे, लेकिन जब चानन सिंह भगत सिंह के बिल्कुल पास पहुंच गया, तब आजाद ने माउजर का घोड़ा दबा दिया। उनके अचूक निशाने से चानन सिंह ढेर हो गया। वे भगत सिंह और राजगुरु के साथ भाग निकले। बाद में वे पछतावा करते कि चानन सिंह को गोली मारनी पड़ी। 27 फरवरी 1931 के दिन अल्फ्रेड पार्क में 3 दिशा से घेर कर खड़े पुलिस वाले उन पर गोलियां बरसा रहे थे और वे अकेले लोहा ले रहे थे। वे सब्यसाची योद्धा थे, दोनों हाथों से अचूक निशाना साध सकते थे। संभलने से पहले उनकी जांघ और दाहिने हाथ में गोली लग चुकी थी। तब भी आजाद ने बाएं हाथ से सुपरिंटेंडेंट विश्वेश्वर सिंह का जबड़ा उड़ा दिया था। नॉट बावर के हाथ से पिस्तौल गिरा दिया था। अंतिम गोली से अपना प्राणोत्सर्ग करने वाले आजाद का ऐसा भय था कि कोई उनकी मृतदेह के पास फटकने को तैयार नहीं था। वे उनके मृत शरीर पर गोलियां दागते रहे। उनके निष्प्राण शरीर को गालियां देकर घसीटा गया, पांव से ठोकर मारी गई। जिस जामुन वृक्ष की आड़ लेकर वह गोलियां चला रहे थे, उसे तत्काल कटवा दिया गया
चुपके से उनका दाह संस्कार करवा दिया गया। जनाक्रोश को दबाने के सारे प्रयास किए गए, किंतु आजाद की कीर्ति पताका लहराती ही चली गई। जिस अंग्रेज अफसर नॉट बावर ने अल्फ्रेड पार्क में 80 पुलिस वालों के साथ उन्हें घेरा था, उसी ने आजाद को ब्रेव हार्ट फाइटर कहा था। आजाद एक विकट अंध देहात की पृष्ठभूमि से आए थे। वहां से वह शीर्ष पर पहुंचे। उनमें भारतीय योद्धा का धर्म था। कठिन परिस्थितियों में कभी अकेली वृद्धा को सड़क पार करवाते तो किसी स्त्री के मान के लिए शराबी पति को दंडित करते। अखंड ब्रह्मचारी आजाद की आस्था वज्र की तरह कठोर थी। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि वाली उक्ति उन पर चरितार्थ होती है। आज भी झांसी और आसपास के शहरों में उनसे संबद्ध गुमनाम स्थल हैं। उन पर समय की धूल पड़ रही, वे मिट रहे। इससे पहले कि वे पूरी तरह मिट जाएं, आप उन्हें देख लीजिए। झांसी अमर बलिदानी आजाद की कर्मस्थली रही, परंतु आजाद जैसे बहते हुए पानी का क्या कुछ पुश्तैनी हो सकता है, जिसकी विधवा और अकेली असहाय मां अपने चंदू के चले जाने के बाद जंगल से लकड़ियां और कंडे बेचकर पेट पालने को अभिशप्त थी। उसके लिए पुश्तैनी शब्द अर्थहीन ही है, परंतु कुछ चिन्ह अवश्य रह जाते हैं। प्रिय कवि की पंक्तियां याद आती हैं चिन्ह शेष केवल संबल जिनसे लहराया था कानन। वह संबल जितना आजाद का रहा होगा उतना ही मेरा भी हुआ। उस लहराते हुए कानन को देख पाने का संबल एक पवित्र और अटूट विश्वास। ओरछा में सातार नदी के तट पर हरिशंकर ब्रह्मचारी की कुटिया तो लोग जानते हैं, लेकिन शहर में क्या है? झांसी तो आजाद के प्रिय साथी भगवान दास माहौर, सदाशिव मलकापुरकर, मास्टर रुद्र नारायण, विश्वनाथ वैशंपायन जैसों का भी शहर रहा है। आजाद ने वहां 6 वर्ष का समय काटा था, लेकिन अब तो 100 वर्ष का समय बीत चुका है। यहां वहां से खंगाल कर कुछ पता लगाया। सबसे पहले गणेश बाजार में पानी वाला धर्मशाला तक पहुंचा। वहीं कहीं भगवान दास माहौर रहा करते थे। आजाद की मृत्यु के बरसों बाद उनके अकेली मां को माहौर और सदाशिव मलकापुरकर यहां ले आए थे। धर्मशाला के पास एक कृषकाय सज्जन मिले, मंदिर के सेवक देख पड़ते थे। मैंने कुछ संकोच के साथ ही उनसे पूछा कि यहां आजाद के प्रिय साथी भगवान दास रहा करते थे। उन्होंने बताया कि पीछे गली में घर है, लेकिन मैंने कुछ देर बाद जाना कि वह एक अनुमान लगा रहे थे, यह माहौरों का पुराना मोहल्ला है। निश्चय ही वे सब एक परिवार से जुड़े रहे होंगे, किंतु भगवान दास माहौर के घर का पता नहीं मिला। गली में भटकते हुए 2-4 पुराने दुकानदारों से पूछने लगा। पुराने दुकानदार गूगल के पितामह हुआ करते हैं। उनकी दृष्टि धुंधली पड़ने लगती है, स्मृति दुर्बल हो जाती है, परंतु नष्ट नहीं होते। उनमें से एक सज्जन मुझसे प्रश्न करने लगे, कहां से आए हैं, क्या करते हैं? मैंने अपना मंतव्य बताया। वह अपनी दुकान खुली छोड़कर बाहर निकल आए। आगे आगे चले, मैं उनके पीछे। गणेश बाजार की पुरानी गलियों में अब पुराना कम बचा है, पर सभी भवनों पर आधुनिकता का भौंडापन नहीं छाया है। कुछ भवनों पर समय ठहर गया है। आसपास के आमूलचूल परिवर्तन के बीच वे टाइम ट्रैवल करते हुए पीछे को जाते हैं। उन्हीं चंद घरों को अभिभूत होकर देखता हुआ मैं बढ़ रहा था। एक सफेद रंग से पुते पुराने घर के पास मुझे रोका गया। दुकानदार ने कहा, यही है, आप देख लो। वह वहां से लौट गए, मैं ठहर गया। 2 मंजिला घर था। ऊपर की मुंडेर पर कुछ कमरे बंद पड़े थे। नीचे एक कमरे का दरवाजा न जाने कब से जड़ित था। विस्मृति के धूल कण बिखरे हुए थे, बिसरा दिए जाने का शोक। उस पर लटका हुआ ताला कहता कि शायद आखिरी बार स्वयं भगवान दास माहौर ने ही उसे लगाया था। मैं जानता हूं वह केवल मेरा निजी भावोद्रेक रहा होगा, मेरा स्वप्नदर्शी कल्पनाशील मन, लेकिन यह भी एक सत्य है कि उसकी काया से न्यूनतम छेड़छाड़ की गई थी। वह लगभग यथारूप रह गया था। ऐसा लगता मानो उसे छूने वाले हाथ अब कवलित हो चुके हैं।
मेरी आंखों के सामने कितने ही दृश्य चल पड़े। कुछ ही देर के बाद मैं भूत और वर्तमान की इस यात्रा से मुक्त हुआ। मेरे कदम देहरी की ओर बढ़े। बाहर किसी की चप्पल रखी हुई थी। लोहे का गेट खुला था। लकड़ी का नया दरवाजा बंद पड़ा था। मैंने उसे खटखटाया। एक स्त्री ने कपाट खोले। विस्मय से पूछा, कहिए। अब कहने के लिए भूमिका आवश्यक थी। मैंने कम से कम कहा। वह बोली, शाम को आइए। मैंने समझाया, दूर से आया हूं, बाहर से ही एक दो छाया चित्र लेना चाहता हूं। उन्होंने पति से फोन पर बात की। मैंने छाया चित्र लिए। जब कपाट खुले थे तब कमरे के भीतरी हिस्से से ऊपर को जाती हुई एक पुरानी सीढ़ी उभर आई थी। मैं अतृप्त रह गया। एक कचोट हुई। क्या थी वह कचोट? अनुभव करना चाहता था उस आभ्यंतर को जहां कभी दिव्यात्मा क्रांतिकारी की देह गंध बिखर गई होगी। कोई पदचाप जिसे केवल मैं सुन पाता। कोई अट्टहास, यह रस्सा फस्सा तो तुम्हारे गले के लिए है। दो दृढ़ प्रतिज्ञ आंखें उन मुंडेरों पर टिक कर आजाद ने न जाने कितनी ही बार गली में देखा होगा। कितनी योजनाएं बनाई होंगी, कितने स्वप्न बुने होंगे। सब रह गया, मेरी अभिलाषा रह गई। मैं वह सब कहने का साहस न जुटा पाया। कपाट बंद हो गए। मैंने चुपचाप खड़े होकर भवन को देखा, वापस चल पड़ा। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये चंद्रशेखर आज़ाद के प्रिय मित्र और क्रांतिकारी भगवान दास माहौर का पुश्तैनी घर है। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद अक्सर आया करते थे और कई वर्ष झांसी में रहने के दौरान ये उनका प्रिय पड़ाव या अड्डा भी था। उनके बलिदान के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ कई वर्ष के बाद, तब उनकी अकेली और असहाय माता जगरानी देवी को भगवान दास माहौर और सदाशिवराव मलकापुरकर यहीं लेकर के आए थे और इसी घर में वे 2-3 वर्ष रही थी। यहीं उनकी मृत्यु हुई थी। गणेश बाजार की तंग गलियों में पुराने झांसी के चिन्ह बिखरे हुए हैं। ये समझा जा सकता है कि आज से 100 बरस पहले जो लोग वहां रहते थे उनकी नई पीढ़ियां पड़ाव बदल चुकी हैं, लेकिन सभी नहीं। आज भी बड़ी संख्या में झांसी के पुराने भवन देखे जा सकते हैं। कुछ तो पीढ़ियों से रह रहे हैं। उनके घर अपने चेहरे बदल चुके हैं। उस बदलाव में कुछ बीता हुआ ठहर गया है। मैंने आजाद के अन्य ठिकानों की खोज के लिए गणेश मंदिर के अर्चक से भेंट की। इसी गणेश मंदिर में लक्ष्मीबाई का ब्याह हुआ था। मंदिर के सर्वश्री ने बताया कि सदाशिव मलकापुरकर आजाद की माता जगरानी देवी को बहुत प्रिय थे। वह उन्हें सद्दू कहती थीं। उनके बिना भोजन नहीं करती। सदाशिवराव मलकापुरकर और भगवान दास माहौर ने आजाद की मां को अपनी ही मां के समान प्रेम और आदर दिया। गणेश बाजार और टकसाल से आगे गलियां और सक्रिय हो जाती हैं। एक भीड़ भरा बाजार है। मेरा ई रिक्शा वहीं से गुजर रहा था। मुझे बड़ा गांव गेट वाले मुक्तिधाम तक जाना था। आजाद की माता वहीं भस्मीभूत हुई थीं। उनकी एक समाधि बनी हुई है। सांझ का पहला संकेत हुआ था। मैं लगभग 3:30 बजे पहुंचा। शमशान तरुओं से आच्छादित है। उस समय मुक्तिधाम में कोई नहीं था। मैं एक वितान वीथिका से गुजरता हुआ वहां पहुंचा जहां चिताएं जलती हैं। सब जलाई जा चुकी थीं। निर्धूम प्रांगण में भटकता हुआ मैं जगरानी देवी की समाधि तक पहुंचा। शीशे में बंद एक छोटी सी मूर्ति है। मैंने उस रत्नगर्भा को प्रणाम किया। अपने चंदू की प्रतीक्षा में मध्यमा और अनामिका उंगली बांध कर रखने वाली मां ने चंद्रशेखर के घर छोड़कर जाने के बाद बस एक बार उसे देखा था। चंद्रशेखर आजाद एक बार सदाशिव मलकापुरकर को अपने साथ लेकर भाभरा गए थे। तब पुलिस उन्हें दिन रात खोज रही थी, लेकिन आजाद आजाद थे। वे दर्जनों बार पुलिस के सामने से उनसे बतियाते, उन्हें छकाते हुए हवा की तरह बह गए थे। भाभरा की वह उनकी अंतिम यात्रा थी। इस बार चंद्रशेखर लौट आने के लिए नहीं चले थे। अम्मा और दादा के आंसुओं को समेटे आजाद ने खुद को वज्र की तरह कठोर बनाया था। कई बरस बाद उस दुखियारी स्त्री को पास पड़ोस की स्त्रियों ने चिढ़ाया था कि तुम्हारा चंदू चोर डाकू था। पुलिस ने उसे मार डाला। अनपढ़ मां क्या जानती। 1931 में आजाद के बलिदान के कुछ वर्ष बाद जगरानी देवी विधवा हो चुकी थीं। जंगल से लकड़ियां और कंडे चुनकर लाती
उन्हें बेचकर जैसे तैसे 2 रोटी खाती। आंसुओं से रुद्ध कंठ कभी जब खुलता तो वह अपनी प्यास बुझा लेती। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आजाद के 2 साथी उन्हें झांसी ले आए। 1951 में उनकी मृत्यु हो गई। झांसी से आजाद की यादें जा रहीं। मैंने स्पष्टतः उन यादों को विदा होते देखा। भगवान दास माहौर का वह पुश्तैनी घर बिक चुका है या किराए पर है, नहीं जानता। वह दीर्घायु नहीं है, न जाने कब मिट जाएगा, कोई नहीं जानता। घर और स्थल शेष हो जाते हैं। कितने ही अगणित वीरों के स्मृति चिन्ह नहीं मिलते, बस कहानियां रह जाती हैं। आजाद भी कहानियों में रह जाएंगे। चिंता यही है कि हम उन्हें उन कहानियों में भी बचाए रख सकेंगे।